नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान पर G20 नेताओं के विशेष वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का दायरा 95 करोड़ 82 लाख के आंकड़े के पार। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति में शामिल होने और चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ष के संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण आज से बंगाल की खाड़ी में। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 4 विकेट से हराकर दूसरे क्वालीफायर में पहुंची। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज में कल हमारा प्रश्न था, 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु के वेल्लोर में। नस्लीय पूर्वाग्रहों के कारण अंग्रेज भारतीय सिपाहियों को कमतर मानते थे और उनसे समुचित व्यवहार नहीं करते थे। यही भेदभाव कंपनी शासन के दौरान भारत में सिपाही विद्रोह का मनोवैज्ञानिक आधार बना। 10 जुलाई को वेल्लोर में पहली और 23वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूंका। कर्नल फैंकर्ट और कई अन्य अधिकारी मारे गए। समुचित नेतृत्व नहीं रहने के कारण ये विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाहियों के प्रतिरोध के एक नए युग की शुरुआत बना। वीडी सावरकर ने 1806 के वेल्लोर विद्रोह को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आरंभिक कड़ी बताया। आकाशवाणी समाचार को इस प्रश्न पर बड़ी संख्या में श्रोताओं के सही जवाब मिले। लकी विजेता हैं अंडमान निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर की सरोजा देवी। नमस्कार, मेरा नाम सरोजा देवी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। अंडमान निकोबार की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। यहाँ के देशभक्तों की कहानी आज भी यहाँ की सेल्यूलर जेल कहता है। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेजें। इसे फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826
546262 और ईमेल आईडी है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार भी दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान पर G20 नेताओं के विशेष वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष इटली ने ये बैठक बुलाई है। इस समूह में विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बैठक के एजेंडे में अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के अलावा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, सुरक्षा, मानवाधिकार और प्रवासन के मुद्दों पर विचार विमर्श शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर संघाई सहयोग संगठन SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO संपर्क सम्मेलन में भाग लिया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने व्यापक SCO क्षेत्र में बढ़ती कट्टरता और उग्रवाद के कारण हो रही समस्याओं पर प्रकाश डाला था, जो उदार और प्रगतिशील संस्कृतियों व मूल्यों के गढ़ के रूप में क्षेत्र के इतिहास के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रमों से उग्रवाद की यह प्रवृत्ति आगे और बढ़ सकती है। अफगानिस्तान में मानवीय संकट का उल्लेख करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत की एकजुटता को दोहराया था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की थी। G20 समूह विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने तथा संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों सहित बहुपक्षीय संगठनों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आयोग की स्थापना मानवाधिकार संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये आयोग किसी भी प्रकार से मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान लेता है और इन मामलों में जांच पड़ताल करता है। ये सरकारी प्राधिकरणों को पीड़ित लोगों के लिए समुचित मुआवजे का भुगतान और दोषी लोक सेवकों के खिलाफ कानूनी उपायों की भी संस्तुति करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में समस्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। कल भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में भारत में हो रहे बड़े सुधार निर्णय लेने में सक्षम सरकार की वजह से हो रहे हैं। 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका आधार है भारत के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास। भारत का सामर्थ्य दुनिया के सभी देश से जरा भी कम नहीं है। इस सामर्थ्य के आगे आने वाली हर रुकावट को दूर करना हमारी सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इसी की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों को लेकर सरकार का दृष्टिकोण 4 विशेष स्तंभों पर आधारित है। जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन 4 पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। श्री मोदी ने कहा कि देश गतिशील सुधारों को देख रहा है क्योंकि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है और ये है आत्मनिर्भर भारत। ये कार्यनीति भारत की तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उसे नवाचारों का वैश्विक केंद्र बनाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहली राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने गति शक्ति योजना की घोषणा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। गति शक्ति योजना का लक्ष्य 7 मूलभूत ढांचा क्षेत्रों सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाना है ताकि विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के बीच परियोजनाएं तैयार करने में समन्वय स्थापित किया जा सके। गति शक्ति मास्टर प्लान से रसद लागत में कटौती करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इससे भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। देश में अब तक 95 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 68 करोड़ 61 लाख से अधिक पहली डोज और 27 करोड़ 21 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने टीका लगवाने के लिए लोगों से आगे आने की अपील की है। वैक्सीनेशन लगवाना एक पर्सनल काम नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक राष्ट्रीय ड्यूटी है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर इसको एक राष्ट्रीय ड्यूटी समझ करके करेगा और लगवाएगा और सारे 130 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तभी हमारा देश कलेक्टिवली अपने को सेफ महसूस कराएगा। जैसा कि कहा जाता है, नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ। सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक हम में से कोई भी सेफ महसूस नहीं कर सकता, और लगवा के लोगों को बताना और उनको एनकरेज करना, ये अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले लोगों को सभी अधिकृत कोविड वैक्सीन के अलावा अतिरिक्त डोज देने की सिफारिश की है। संगठन के प्रतिरोधक उपचार से जुड़े विशेषज्ञों के सलाहकार समूह ने कहा है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अतिरिक्त डोज लेने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि उनमें पहले दी गई वैक्सीन का प्रभाव कम रह सकता है। ऐसे लोगों को कोविड संक्रमण का भारी जोखिम रहता है। सलाहकार समूह ने कहा है कि चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म वैक्सीन ले चुके 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड की अतिरिक्त डोज दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे आम जनता को अतिरिक्त तथाकथित बूस्टर डोज देने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान पर G20 नेताओं के विशेष वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का दायरा 95 करोड़ 82 लाख के आंकड़े के पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले लोगों को कोविड वैक्सीन के अलावा तीसरी डोज देने की सिफारिश की। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति में शामिल होने और चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ष के संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण आज से बंगाल की खाड़ी में। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हराकर दूसरे क्वालीफायर में पहुंची। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय से अधिसूचना जारी की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस आदेश के उल्लंघन पर तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। उन्हें किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधियों में सहयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने वाहन या आवास पर कोई चुनावी चिन्ह लगाना चुनाव में अपने प्रभाव का उपयोग करना माना जाएगा। तमिलनाडु के 9 नए जिलों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से 74 केंद्रों में मतगणना शुरू हो गई है। परिणामों की घोषणा ऑनलाइन की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
स्थानीय निकायों के लिए चुनाव 2 चरणों में इस महीने की 6 और 9 तारीख को हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और पट्टाली मक्कल काची ने अकेले चुनाव लड़ा, जबकि पहले ये ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के साथ थे। ग्रामीण स्थानीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में 27,003 पदों के लिए हुए थे। पहले चरण में 77.44% मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 78.5% मतदान हुआ। करीब 80,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव अदालत द्वारा रोक दिया गया था और एक पंचायत यूनियन वार्ड सदस्य, 2 ग्राम पंचायत अध्यक्षों और 21 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के तुलरान गांव में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि इनमें से एक आतंकवादी की पहचान गांदरबल के मुख्तार शाह के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि मारे गए आतंकवादियों से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। शोपियां का ऑपरेशन पिछली शाम एक खास इत्तला पे शुरू हुआ था, जो अभी सुबह समाप्त हुआ है। इसमें 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ये तीनों दहशतगर्द लोकल हैं और काफी लंबे अरसे से मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में शामिल थे। पिछले कुछ 4 दिन के अंदर ये जो अभियान इनके खिलाफ चलाया है, ये चौथा कामयाब ऑपरेशन है और अभी तक 6 टोटल टेररिस्ट इसमें मारे गए हैं। काफी बड़ी तादाद में इनसे असला मिशन जो है वो पकड़ा गया है और उसके अलावा इंक्रिमिनेटिंग जो और भी चीजें इनके पास पकड़ी गई हैं। किसी जगह पे एक्सप्लोजिव मटीरियल भी पकड़ा गया है और बाकी की जो कार्रवाई अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कल मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पवित्र अमरनाथ गुफा में भी बर्फ गिरी। सोनमर्ग में जोजिला पास, करनाह में साधना टॉप तथा बारामूला में कुपवाड़ा और गुलमर्ग में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के कारण तापमान काफी कम हो गया है। 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड का बंगाल की खाड़ी में इस वर्ष मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण आज से आरंभ हो रहा है। 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाले दूसरे चरण में भूमि और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभ्यासों और शस्त्र संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरे चरण के अभ्यास में भारतीय नौसेना का आईएनएस रणविजय, आईएनएस सतपुड़ा, समुद्री निगरानी विमान P-81 और एक पनडुब्बी शामिल होंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में खेले गए एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हरा दिया। बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 138 रन बनाए। कल शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। जीतने वाली टीम शुक्रवार को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलेगी। आज नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर मां कालरात्रि से सभी बाधाएं दूर कर हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। देवी सततं पातो स्तम्भिनी या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर मंगलवार स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी, लेखक, चिंतक और राजनेता राम मनोहर लोहिया की। उनका निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 में हुआ था। उनके पिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। राम मनोहर लोहिया का झुकाव आरंभिक जीवन से ही गांधीवादी दर्शन की तरफ हो गया था और 10 वर्ष की उम्र में वो सत्याग्रही बन गए थे। स्कूल के दिनों में लोहिया ने उन पाठ्य पुस्तकों के विरुद्ध अभियान शुरू किया जिनमें शिवाजी को लुटेरा राजा बताया गया था। बाद में लोहिया ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि लेने के बाद लोहिया आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। यूरोप में लोहिया ने जिनेवा में राष्ट्र संघ की सभा में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व बीकानेर के महाराजा ने किया, जो ब्रिटिश राज के चहेते के रूप में जाने जाते थे। लोहिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और आगंतुकों के लिए निर्धारित गैलरी से इसका विरोध किया। उन्होंने अपने विरोध के कारणों को स्पष्ट करते हुए अखबारों और पत्रिकाओं के संपादकों को कई पत्र लिखे। उस पूरी घटना ने लोहिया को रातों रात भारत में प्रसिद्ध कर दिया। लोहिया ने एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस के आयोजन में सहायता की और क्लब के सचिव बन गए। उस संगठन का मुख्य ध्यान भारत के बाहर भारतीय राष्ट्रवाद का संरक्षण और विस्तार पर था। लोहिया ने अपनी पीएचडी थीसिस गांधी जी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित नमक सत्याग्रह के विषय पर लिखी। लोहिया समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए और 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की। लोहिया ने जब 1 जून 1940 को गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन में सत्याग्रह नाव नाम से लेख लिखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। जेलरों ने उन्हें मानसिक यातना दी और कड़ी पूछताछ की। भारत को आंतरिक रूप से स्थिर करने के प्रयासों के अंतर्गत दिसंबर 1940 में अंग्रेजों ने अन्य नेताओं के साथ लोहिया को रिहा कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब प्रमुख नेता जेल में थे तो लोहिया ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता के साथ लोहिया ने बम्बई में सीक्रेट रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित किए। उसे कांग्रेस रेडियो कहा जाता था और ये प्रसारण पूरे 3 महीने तब तक जारी रहा जब तक अंग्रेजों ने उसका पता नहीं लगा लिया। उन्होंने कलकत्ता में आंदोलन को पुनर्जीवित किया और बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल चले गए, लेकिन मई 1944 में उन्हें पकड़ लिया गया। लोहिया को लाहौर जेल ले जाया गया, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। लोहिया ने अपने भाषणों और लेखों में विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों से एकजुट होने, अपने आसपास हिंसा की अनदेखी करने और अहिंसा के गांधी जी के आदर्श पर अडिग रहने की अपील की। विभाजन के समय उन्होंने गांधी जी को सांत्वना देने का प्रयत्न भी किया और स्वतंत्रता के बाद संकट की घड़ी में उसी तरह गांधी जी के साथ रहे जैसे कोई पुत्र अपने पिता के साथ रहता है। डॉक्टर लोहिया लगभग 650 भारतीय रियासतों के एकीकरण से बड़े राज्य बनाने का विचार देने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ऐसा विचार था जिसे बाद में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक लागू किया। स्वतंत्रता के उपरांत लोहिया ने महान चिंतक और सांसद, अल्पसंख्यकों, निचले वर्ग के लोगों और महिलाओं के हितों के लिए लड़ने वाले के रूप में अमिट छाप छोड़ी। जीवन के अंतिम दिनों में राजनीति के अलावा उन्होंने काफी समय भारतीय साहित्य, राजनीति और कला जैसे विषयों पर हजारों युवाओं के साथ
चर्चा में बिताया। 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में लोहिया का निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे कोई संपत्ति या बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ गए तो विवेकपूर्ण चिंतन की लंबी परंपरा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं मुंबई और चेन्नई में हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छा सकते हैं। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला में 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुवाहाटी और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। और सिद्धार्थ, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां लवलीन, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल घात लगाकर हुए आतंकी हमले को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। राजस्थान पत्रिका ने इसे कायराना हमला बताते हुए लिखा है, सीमा लांघकर घुसे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, पत्नी आतंकियों से लोहा लेते और चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे सुरक्षाकर्मियों की खबर सचित्र दी है। दैनिक जागरण लिखता है, आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके को घेर कर शुरू किया गया तलाशी अभियान। कोयले की आपूर्ति में किल्लत की खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। पत्र लिखता है, हालात की समीक्षा के लिए ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री के साथ की बैठक। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता बेनतीजा रहने को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने लिया है। पत्र लिखता है, सेना ने कहा, हमारे सकारात्मक सुझावों पर चीन सेना सहमत नहीं। दशहरे पर सेना को मिलेंगी 7 आयुध कंपनियां। राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, दुश्मनों से शक्ति संतुलित करेंगी सप्त शक्तियां। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने में ब्राजील के फुटबॉलर पेले के बराबर पहुंच गए हैं। इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, पेले की बराबरी पर बोले छेत्री, अभी गोल करना जारी रखूंगा। राजस्थान पत्रिका ने बिग पी यू टर्न शीर्षक से लिखा है, सालगिरह पर अमिताभ बच्चन ने खत्म किया कंपनी से किया गया विज्ञापन करार गुटखा कंपनी से। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें ताकि हम आपसे संपर्क करते रहें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान पर G20 नेताओं के विशेष वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण 95 करोड़ 82 लाख के आंकड़े को पार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण आज से बंगाल की खाड़ी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।